इंडिया कोस्ट गार्ड की तरफ से एक नया वैकेंसी निकला है हमारा नाविक जीडी के लिए। तो हम इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम पहली बार हम वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसी चाहिए, तो हमारा जो पद का नाम है नाविक जीडी, जो आपका पोस्ट का नाम रहेगा वो नाविक जीडी रहेगा। अगर हम बात करते हैं जोन के नाम का, तो देखिए नॉर्थ जम्मू कश्मीर, एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। इन अगर जोनों की बात करें तो ये जोन में हमारा टोटल 79 सीट खाली है। अगर हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव लक्षद्वीप, इन सब की बात करें तो इसमें टोटल हमारा 66 सीट खाली रहेगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करते हैं तो हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। अगर इन सब की बात करें टोटल हमारा 68 सीट खाली रहेगा। वहीं हम ईस्ट जोन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इसमें हमारा टोटल 13 सीट खाली मिलेगा। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें गुजरात, हमारा टोटल इसमें 12 सीट खाली मिलेगा। अगर हम अंडमान और निकोबार जोन की बात करते हैं तो इसमें टोटल हमारा 3 सीट खाली मिलेगा। अगर सबको जोड़िएगा पूरे इंडिया में तो टोटल हमारा 260 सीटों पर भर्ती निकली हुई है इस हमारा नाविक जीडी के लिए। तो सीट वगैरह देख के आप प्रीवियस कट ऑफ वगैरह देख के आप डिसाइड कर लीजिएगा आप किस जोन में भर्ती फॉर्म भरना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना फॉर्म उस जोन में भरिएगा। अगर हम इंडिया कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं योग्यता की, देखिए उम्मीदवार मैथ और फिजिक्स विषयों के साथ 12वीं 10+2 होना चाहिए। आप किसी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करते हैं, जो आपका एज लिमिट होना चाहिए, तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम अधिकतम आयु में छूट एज एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, देखिए तो एससी एसटी और अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और ओबीसी नॉन क्रीमी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो देखिए जो आपका एसटी एसटी है तो उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वगैरह को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये देखिए आपका एज रिलैक्सेशन का रूल हो गया। इसके हिसाब से ही आपका कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके अधिकतम आयु में छूट मिलेगा। अगर हम इस पोस्ट का अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, तो देखिए पहले आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब इन सब के बेस पे आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसमें अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन मानिए हो चुका है। तो देखिए इन सब चरणों को पार करके आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो देखिए इस पोस्ट से रिलेटेड एग्जाम जो होने वाले हैं, अगर उसका हम पैटर्न और सिलेबस देखते हैं, देखिए आपका जो पोस्ट है अप्लाइड नाविक जीडी, उसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा सेक्शन मतलब 1 और 2 सेक्शन में होगा, 1 और 2। अगर पासिंग मार्क की बात करते हैं टोटल आपका 50 पासिंग मार्क्स होने वाला है, किसके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 44 मार्क आपका होने वाला है एसटी और एसटी के लिए। देखिए बोल रहा है यहाँ पर रिमार्क में दिया है, पासिंग मार्क इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कॉम्पल्सरी। तो देखिए जो आपका सेक्शन 1 है उसका पासिंग मार्क अलग होगा। देखिए सेक्शन 1 में आपका पासिंग मार्क 30 है और सेक्शन 2 में आपका पासिंग मार्क्स 20 है। तो आपका देखिए आपका जो सेक्शन 1 है इसमें आपको 30 मार्क्स लाना कंपल्सरी है, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल रहेंगे। और सेक्शन 2 में आपका 20 मार्क्स आना चाहिए, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसीलिए आपका जो है टोटल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिला के 50 पासिंग मार्क्स है और दोनों का सेपरेट आपको पासिंग मार्क्स कंपलसरी लाना है। अगर देखिए यहीं पर हम सेक्शन 1 की बात करते हैं तो देखिए सेक्शन 1 में आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 का होगा, टाइम आपका 45 मिनट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहेगा तो टोटल आपका मैक्सिमम 60 मार्क्स रहेगा। इसमें टोटल आपको अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का है तो आपको इसमें 30 मार्क्स पास के लिए लाना पड़ेगा और एसटी एससी है तो आपका 27 मार्क्स पास के लिए, इसमें 27 मार्क्स लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। वहीं हम सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो मैथ में आपका 20 नंबर रहेगा, साइंस में 10, इंग्लिश में 15 और रीजनिंग में 10 और जीके में 5। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स सेक्शन 1 में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। वहीं आपका देखिए 30 नंबर आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लाना पड़ेगा और 27 आपका एसटी एससी के लिए लाना पड़ेगा पास होने के लिए, कंपलसरी है इतना 30 और 27।
जो आपका इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस जो है 10th सिलेबस आएगा, जो भी आपका मैथ है वो 10th के बेसिस पे आएगा, और साइंस वगैरह 10th के बेसिस के सिलेबस के बेसिस पे आएगा। वही अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है 50 रहेगा, जिसमें टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 ही रहेंगे। अगर इसमें मैथ की बात करते हैं तो इसमें 25 मैथ रहेगा और 25 फिजिक्स रहेगा। इसमें आपका 20 नंबर कंपलसरी है पास होने के लिए लाना, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 17 नंबर एसटी और एससी के लिए। देखिए ये जो 20 नंबर और 17 नंबर है ये कंपलसरी है सेक्शन 2 में पास होने के लिए। और जो यहाँ पर बात करें तो क्लास 12th मैथ रहेंगे, और फिजिक्स सिलेबस रहेगा 12 से। तो जो इसमें सेक्शन 2 में है वो 12 के बेसिस पे 12 का सिलेबस रहेगा मैथ और फिजिक्स का, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस पासिंग मार्क्स पर ध्यान दीजिएगा, आपका पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है 30 और 20। सेक्शन 1 में 30 और सेक्शन 2 में 20। ये हमारा जनरल ओबीसी है, और हमारा जो एस टी एस सी का हो गया उसमें 27 और 17 लाना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो फिजिकल योग्यता क्या होना चाहिए, तो आपका हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी होनी चाहिए, और दौड़ 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर होना चाहिए। तो यहाँ मतलब 1600 मीटर आपका होना चाहिए, 7 मिनट में आप 1600 मीटर दौड़ लेते हैं तो आपका सही है। उठक बैठक 20 उठक बैठक किया जाएगा, और 10 पुशअप मरवाया जाएगा। तो ये देखिए आपका यह है फिजिकल एलिजिबिलिटी है। अगर आप इन सब, अगर आपका हाइट 157 है, अगर आप चेस्ट फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तो बढ़ जाता है, और 7 मिनट में हम 1600 मीटर दौड़ सकते हैं, और 20 उठक बैठक और 10 पुशअप कर सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके सैलरी की बात किया जाए तो देखिए बेसिक सैलरी की शुरुआत 21,700 रुपये प्रति माह से होगी। बेसिक सैलरी के अलावा हर माह विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस भत्ता, आवासीय भत्ता आदि। साथ ही कई तरह की सुविधा भी मिलेगी, जैसे मेडिकल सुविधा, आवासीय सुविधा, पीएफ आदि। हर महीने सभी भत्तों और बेसिक सैलरी को मिलाकर कंप्लीट सैलरी बनती है, जिसे इन हैंड सैलरी भी कहते हैं। प्रधान प्रधान अधिकारी के पद पर प्रमोशन होने के बाद सैलरी 47,600 रुपये प्लस भत्ते प्रति माह हो जाएगी। तो देखिए आपका जो है बेसिक सैलरी है 21,700, मतलब टोटल आपका, अगर आपका इन हैंड सैलरी बात करें तो सब मिलाकर, मतलब सब भत्ते वगैरह मिलाकर आपका शुरुआती सैलरी लगभग मतलब 31 से 35 के बीच में होगा, मतलब 35 लगभग 35 के करीब आपका सैलरी मिलेगा शुरुआती सैलरी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसको इसको मतलब ये बेसिक सैलरी है, ये नहीं था 21,700 मिलेगा, ये नहीं है, आपको सब मिला के आपका इन हैंड सैलरी मिलता है, तो आपका 35 के करीब आपका सैलरी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे प्रमोशन कीजिएगा, यहाँ पर प्रधान अधिकारी के पद पर प्रमोशन कीजिएगा तो आपका बेसिक पे सैलरी 47,700 हो जाएगा, प्लस भत्ता। अगर भत्ता इन सबको मिलाया तो आपका 60 के अप्रोक्स आपका चला जाएगा टोटल इन हैंड सैलरी। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए 300 रुपया फीस है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया फीस है, और एस टी एस सी के लिए 1 भी रुपया फीस नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। तो 300 रुपया है, आप इसे किसी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर, मेट्रो, पेकैट, किसी भी माध्यम से आप इसे यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप इसे भुगतान कर सकते हैं। अगर हम डेट्स की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो देखिए आपका जो आवेदन 13 फरवरी से स्टार्ट होगा, 13 फरवरी 2024 से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है आपकी 27 फरवरी तक इसका आवेदन किया जाएगा 5:30 बजे तक शाम तक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा की तिथि, परीक्षा अप्रैल 2024 के माह के बीच में अंत में होने की संभावना है। देखिए संभावित है कि आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो इसी के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम जरूरी दस्तावेज के बारे में बात करते हैं तो देखिए आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट लगेगा आपको। फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी एसटी वगैरह से ईडब्ल्यूएस से है तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चलेगा। अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो देखिए पहला पॉइंट दिया है, अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए जो भी छात्र इसे आवेदन करेंगे उसको आवेदन करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बाद पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो सके।
तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो हम लिंक, जो नोटिफिकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट देखें तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो जो भी छात्र इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। देखिए जो भी आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, तो उसमें जो भी आपका डिटेल है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, तो वहीं आप अपने जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें डालिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। और हम अगला पॉइंट देखते हैं, तो आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। तो देखिए बहुत से छात्र हैं जो साइबर कैफ़े वगैरह में जाकर जाते हैं, तो उनका ही नंबर वगैरह मतलब डलवा लेते हैं या दूसरे का डाल देते हैं इसमें नंबर ईमेल आईडी फॉर्म में। देखिए वो गलत बात है। अपना नंबर डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, ताकि बाद में इस पोस्ट से, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई मैसेज आए तो आपको डायरेक्ट आपके पास पहुँचे, किसी के पास ना जाए। तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट अगर कोई मैसेज हो तो अगला के पास आया, वो आपको नहीं बताया, तो वैसे बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा अपना ही एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। बोला है अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। देखिए जब फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, तो बस वहीं बोल रहा है वहीं प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। तो उसमें क्या होता है, तो एक आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है, एप्लीकेशन आईडी होता है, तो बहुत काम की चीज़ होती है। बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट वगैरह देखने के लिए वो एप्लीकेशन आईडी की बहुत ज़रूरत होती है। तो वहीं एप्लीकेशन आईडी के लिए वो जो आपका रिसिप्ट है, प्रिंट आउट है, वो अपने पास रख लेना है, ताकि बाद में कुछ दिक्कत वगैरह ना हो। थैंक यू वेरी मच।